हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली उड़ान बैच के अंदर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर आज हम एंड करेंगे। एफडब्ल्यू टेलर्स ने कुछ टेक्निक्स दी हैं, एफडब्ल्यू टेलर ने, उन टेक्निक्स की हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट नंबर 4, साइंटिफिक टेक्निक्स गिवन बाय टेलर। मैं आपको 5 टेक्निक बताऊंगा जो टेलर ने दिया था। साथ में अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे हेनरी फ्योल और टेलर के कंट्रीब्यूशन का, और देन ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले जो सबसे पहला टेक्निक है जो एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया था वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप। अकॉर्डिंग टू टेलर, फैक्ट्री शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 डिपार्टमेंट। ध्यान रखना, टेलर कहता है कि जो फैक्ट्री है ना उसमें 2 डिपार्टमेंट होना चाहिए। पहला है प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा है ऑपरेशन डिपार्टमेंट। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है ना, ये मेंटल एक्सरसाइज करेंगे, दिमाग का काम करेंगे, प्लानिंग करेंगे। दे आर फ्री फ्रॉम ऑपरेशन वर्क। और जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है वो फ्री फ्रॉम प्लानिंग वर्क है। इनको दिमाग नहीं लगाना, इनको सिर्फ और सिर्फ काम करना है। तो टेलर कहते हैं 2 अलग अलग ग्रुप बना दो, यानी कि टोटल जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है इसमें 4 बॉस होंगे और ऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंदर 4 बॉस होंगे। एक्चुअली टेलर साहब कहते हैं कि कोई भी इंसान सभी काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, और फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे वो काम होते हैं, तो इसीलिए 4 4 8 बॉस होना चाहिए। अगर आपको याद हो, हेनरी फ्योल साहब ने कहा था, हेनरी फ्योल साहब ने कहा था आपको सिर्फ एक बॉस से सुननी है। वहां पे एक बॉस की बात करी गई थी। तो जो टेलर की टेक्निक है ना, फंक्शनल फॉरमैनशिप, ये वायलेट करती है हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल को। यहाँ 8 बॉस की बात करी गई है और वहां पे सिर्फ एक बॉस की बात करी गई थी। 2 डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, या इसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कह सकते हो। टेलर फेल्ट दैट वर्कर मस्ट फ्री फ्रॉम, ये बिफोर नहीं है क्लास, वर्कर मस्ट फ्री, जो वर्कर है वो फ्री फ्रॉम burden of planning and they must concentrate on work, and production and planning department should focus on planning, policy, strategy making to develop specialization in both department. Taylor suggested 4 expert in each department because one person is not expert in every field of work. एक इंसान सब में एक्सपर्ट नहीं होता, तो इन्होंने क्लास 4 4 इंसान की बात करी, 4 4 मतलब कि बॉस की बात करी। टेलर क्लास एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फंक्शन। तो ये ध्यान रखना, ये कीवर्ड है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फंक्शन को टेलर ने सेपरेट करने के लिए किस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट में कहा है? फंक्शनल फॉरमैनशिप। अब ये 4 जो बॉस है, ये जो 4 हेड है, वो कौन कौन है? प्लानिंग में रूट क्लर्क। रूट क्लर्क बेसिकली गोल बनाता है, आपको रास्ता बताएगा, ये रूट क्लर्क। और इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि इस रास्ते पे कैसे चलना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क चेक करेगा काम समय पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, लो कॉस्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक्सेसिव कॉस्ट तो नहीं आप बढ़ा रहे हो। और डिसिप्लिनर चेक करेगा भैया कि आप काम डिसिप्लिन से कर रहे हो कि नहीं कर रहे। लाइक आपके घर पे एसी वाले, रेफ्रिजरेटर वाले आते होंगे, प्रॉपर कैप लगा के, ग्लव्स पहन के, जूतों में क्या कवर लगा के आते होंगे ना, तो वो क्लास उनका डिसिप्लिन है। तो काम डिसिप्लिन से हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको चेक करने वाला बंदा कौन होगा? डिसिप्लिनरियन। अगला है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। इसके अंदर भी 4 अलग अलग बॉस होते हैं। सबसे पहला है गैंग बॉस। गैंग बॉस बेसिकली क्या करता है? सारी चीजों को अरेंज करता है, सारी मशीनरी वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह अरेंज करने का काम किसका है? गैंग बॉस का। स्पीड बॉस चेक करता है काम स्पीड से हो रहा है कि नहीं। रिपेयर बॉस चेक करेगा क्लास, अगर कोई खराबी आती है मशीन के अंदर तो ये तुरंत उसको रिपेयर करेगा। आपके घर जैसा नहीं होता कंपनी में, घर पे मान लो कोई मशीन खराब हो गई तो 2 3 दिन में इंजीनियर आता है। कंपनी के अंदर ही रहता है रिपेयर बॉस, वो तुरंत चेक करके तुरंत ठीक करेगा। 1 घंटे के लिए प्रोडक्शन रुका तो कंपनी को लाखों का नुकसान होगा। अगला है इंस्पेक्टर, जो क्वालिटी को चेक करेगा। क्वालिटी चेकर कहते हैं इसको, देखिएगा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, कहीं गलत गलत सामान तो नहीं बनाए जा रहे हम लोग। तो दीज आर द 4 डिपार्टमेंट, 4 हेड्स या 4 बॉसेस इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट, और ये 4 बॉसेस है प्लानिंग डिपार्टमेंट। आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जाओ और इन 4 8 के 8 बॉसेस के नाम लिख के दिखाओ या अपनी नोटबुक में लिखो ताकि हमेशा आपको याद रहे। तो फंक्शनल फॉरमैनशिप बेसिकली सेपरेट करता है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट को। 4 4 बॉस की बात करता है, 8 बॉस की। एक इंसान सारे काम में एक्सपर्ट नहीं होता। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, सेकंड जो टेक्निक है टेलर का,
वो कहता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज इंसिस्ट ऑन मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड शुड बी मेंटेन फ्रॉम द बिगिनिंग लाइक सिलेक्शन ऑफ टूल, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल। भाई आपके प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड क्या होगा? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो ना, वो किस स्टैंडर्ड का होगा, किस टाइप का होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई भी सामान मार्केट में मिलता है ना, तो अलग अलग स्टैंडर्ड का मिलता है। जैसे मान लो कोई अनाज मिल रहा है 20 रुपए किलो, कोई 40 रुपए किलो, कोई 50 रुपए किलो। या कोई घड़ी बना रहा है कंपनी, मान लो 10,000 की घड़ी कोई कंपनी बना रही है। कोई कंपनी सेम वॉच बना रही है 4,000 की, कोई कंपनी सेम वॉच 40,000 की बना रही है, कोई 4 लाख की, कोई 40 लाख की। तो सबका अपना अपना स्टैंडर्ड है, सबका अपना अपना क्लास, रॉ मटेरियल से लेकर पैकिंग से लेकर एडवर्टाइजिंग से लेकर सबका अपना अपना स्टैंडर्ड। तो आपके प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड क्या होगा? ठीक है। और स्टैंडर्ड साइज क्या होगा प्रोडक्ट का, आपका साइज क्या होगा प्रोडक्ट का, वेट क्या होगा, एक्सेट्रा। ऑल्सो कीप्स इन माइंड सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ unnecessary division of product like size and types. This also reduce the cost and improve quality. तो ये आपकी कॉस्ट को कम करेगा और क्वालिटी को बढ़ाएगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का सिंपल सा मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, साइज क्या होगा, क्वालिटी बेसिकली किस टाइप की क्वालिटी होगी। बहुत हाई क्वालिटी होगी, एवरेज क्वालिटी होगी, लो क्वालिटी होगी, डिसेंट क्वालिटी होगी, कैसी क्वालिटी होगी। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है? अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन मत करो। जैसे कोई गाड़ी है, उसके 3 या 4 मॉडल रहते हैं, अब 3 या 4 कलर रहते हैं या 5 कलर रहेंगे, अब उसके आप 15-20 कलर निकाल दोगे तो वो अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन है। तो प्रोडक्ट को इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना, सिंपल रखना है प्रोडक्ट को। दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तीसरा जो है टेक्निक, दैट इज वर्क स्टडी। और वर्क स्टडी के अंदर 4 अलग अलग स्टडी आता है। वर्क स्टडी का मतलब क्या है कि इट इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर। और इसके अंदर 4 चीजें आती हैं: फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। ये 4 स्टडी इसके अंदर कवर की जाएगी: फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। अब हम इन 4 स्टडी को अच्छे से समझते हैं ये क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से केस स्टडी आने की संभावना सबसे ज्यादा है। सबसे पहले फैटिग स्टडी, इसको बोलते हैं हिंदी में थकान अध्ययन। अगर कोई भी वर्कर काम करेगा तो ये बहुत ऑब्वियस है कि वो काम करते करते थक जाएगा। अगर वो थक गया तो उसको थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद फिर वो चार्जअप हो जाएगा और फिर से वो काम करेगा, फिर वो थकेगा, फिर उसको ब्रेक देना है। तो ये जो फैटिग स्टडी है ये कंडक्ट करता है टेलर। कहता है कि हजारों वर्कर को एक साथ बिठा दो घड़ी लेके और देखते रहो कौन थकना स्टार्ट कर रहा है, और जो जितनी देर में थकना स्टार्ट कर रहा है उसका टाइम नोट करो और एक एवरेज टाइम बना लो कि भाई इस फैक्ट्री शुरू होने के बाद, काम शुरू होने के बाद 2 घंटे 2.5 घंटे बाद लोग थकना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको इतनी देर बाद ब्रेक देना है। मालिक कितनी देर में थक जाता है, मैनेजर कितनी देर में थक जाता है, उस हिसाब से ब्रेक डिसाइड नहीं होगा। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर टेलर ने जितनी भी चीजें बोली है सब में साइंस को अप्लाई करना है। तो फैटिग स्टडी में जो रेस्ट इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल है, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल है, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल है, ये भैया आपको साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ेगी। हजारों वर्कर को बिठाकर चेक करना पड़ेगा। फिर दोबारा थक गए तो फिर से उनको देखो, थकने के बाद फिर वो चार्जअप हो गए, वो कितनी देर में हो रहे हैं, नजर रखो, उनको ऑब्जर्व करो और उस बेसिस पे डिसाइड करो कि भाई ब्रेक कब कब देना और कितने कितनी देर में देना और ऐसे कितने ब्रेक देने। इसको बोलते हैं फैटिग स्टडी, थकान अध्ययन। It is conducted to find out the frequency or the frequency of rest interval, the frequency of rest interval, duration of rest interval, and the number of rest intervals. A person is bound to get tired when he is performing a job for long period of time. There is always need for rest interval. These rest intervals are decided with the help of scientific approach. To conduct fatigue study, Taylor suggested to observe an average worker when he is performing a job. क्लास उसको ऑब्जर्व करो जब वो परफॉर्मिंग करी। सब क्लास आपको ठीक करके मिल जाएगा, आपको आपकी पीडीएफ में सही मिलेगा, ठीक है। परफॉर्मिंग द जॉब एंड नोट डाउन, आपको नोट डाउन करना है द टाइम व्हेन दैट वर्कर स्टार्ट गेटिंग टायर्ड एंड व्हेन एफिशिएंसी लेवल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड गिव हिम ब्रेक। सिमिलरली रेस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी also
डिसाइडेड। तो भैया जब आप घड़ी लेके देखोगे, स्टॉप वॉच लेके कि वो कब कब डाउन हो रहा है, कब कब उसकी परफॉर्मेंस घट रही है, उस हिसाब से क्लास आप उसको ब्रेक दोगे और फिर फ्रीक्वेंसी भी इसी हिसाब से डिसाइड करोगे। ब्रेक के बाद वो काम अच्छे से करेगा। इवन मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप लंबा पढ़ते हो 4 घंटे 5 घंटे, तो हर 1.5 घंटे में या 2 घंटे में या 1 घंटे में आपका जब दिल करे, जब थकना शुरू करो, तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो। लेकिन वो ब्रेक 10 मिनट का ही होना चाहिए। उस 10 मिनट में आप कुछ भी कर सकते हो, बट मेक श्योर कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना चले जाओ कि वहां पे 10 मिनट कब 1 घंटा बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये होगा फैटिग स्टडी। थर्ड का बी, सेकंड इज मेथड स्टडी। टेलर कहता है कि मालिक को जो मेथड पसंद है वो मेथड नहीं लगाना, अलग अलग मेथड से पहले काम करो। अगर 4 मेथड है तो चारों मेथड से काम करके देखो, और जो सबसे बेस्ट मेथड होगा इन चारों में से उसी को आप अडॉप्ट कर लो, वर्कर से उसी से काम कराओ, लेकिन सबको पहले ट्राई करके देखो। द मेथड स्टडी टेक्निक of scientific management is conducted to find out the one बेस्ट मेथड, यहां पे बात की जाती है, कीवर्ड है ये, वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब विच कीप प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम एंड मेक मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टेलर डिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग दिस मेथड। तो देखो मेथड स्टडी से टेलर ने कौन सा कॉन्सेप्ट इन्होंने डिवाइस किया है, असेंबली लाइन। तो असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट टेलर ने किसके अंदर दिया था, मेथड स्टडी के अंदर। ध्यान रखना, अलग अलग मेथड देखेंगे, फिर एक मेथड को हम परमानेंट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। अलग है टाइम स्टडी। द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज कंडक्ट टू डिटरमाइन और ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन और द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी आर। तो भाई ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा परफॉर्म करने का किसी भी काम को, स्टैंडर्ड टारगेट क्या होगा वर्कर्स के लिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड। मेन यही है, कितने वर्कर की तुम्हें जरूरत है। ध्यान रखना, जो टाइम स्टडी है ये डिसाइड करता है कि तुम्हें कितने वर्कर की जरूरत है ताकि इस काम को इतनी देर में पूरा किया जा सके। और इवन ये एफिशिएंट और इनएफिशिएंट कैटेगरी में वर्कर को बांटता भी है। जो टाइम पे काम को पूरा करेगा उसको बोलते हैं एफिशिएंट वर्कर, और जो टाइम से बाहर काम को पूरा करेगा उसको बोलते हैं इनएफिशिएंट वर्कर। अब टेलर ने जो टाइम स्टडी डिसाइड किया, इसमें टेलर क्या कहते हैं, आप हजारों वर्कर से काम कराओ और देखो कौन कितनी देर में काम को पूरा करता है, और सबका टाइम लेके उसका एक एवरेज टाइम निकाल दो और ये टाइम सेट कर दो, भैया इतनी देर में काम पूरा होना चाहिए। जो उतनी देर में काम पूरा कर देगा उसको बोलते हैं एफिशिएंट वर्कर, जो काम पूरा नहीं करेगा उसको बोलेंगे इनएफिशिएंट वर्कर। अगला है मोशन स्टडी। मोशन का मतलब है यहाँ मूवमेंट। मोशन स्टडी का मतलब क्या, वर्कर जो भी मूवमेंट कर रहा है देखो और पता लगाओ कौन सा मूवमेंट उसमें से सही है यानी प्रोडक्टिव है, और कौन सा मूवमेंट जो है वो अनप्रोडक्टिव है, और उस अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट करो। आप वर्कर को ऑब्जर्व करो कि वो क्या क्या काम कर रहा है। जैसे एग्जांपल, मान लो सिलाई कर रहे हैं, 100 वर्कर सामने बैठ के सिलाई कर रहे हैं, तो एक वर्कर को सिलाई करने के लिए कोई सीजर चाहिए होता है कुछ कटिंग के लिए, तो वो दूसरे टेबल से जाता है, वहां से सीजर लेके आता है और कट करता है, फिर सीजर को रखता है। कोई थ्रेड चाहिए तो फिर वो, तो ये तो बेकार की मूवमेंट है ना। सीजर और थ्रेड अगर हम उसके पास रख दें, है ना, उसके पास ही रख दें, तो वो बैठे बैठे काम करता रहेगा, बार बार उसको वो चीज लेके आना देना नहीं पड़ेगा, और उसका जो मूवमेंट है वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट किया जाएगा। तो हम उसके पास ही जो टूल्स की किट है उसके पास रख देंगे, तो जो भी चीज तो वहीं से ले ले, बार बार आने जाने में टाइम वेस्ट मत कर। जैसे आपके स्कूल में क्या होता होगा, मान लो मार्कर पे पढ़ा रहे हैं टीचर, चौक डस्टर से पढ़ा रहे हैं, तो डस्टर लेने के लिए फिर दूसरे क्लासरूम में जाते हो, फिर आते हो, चौक लेने के लिए दूसरे क्लासरूम में जाते हो आते हो, क्योंकि आपका खुद का कोई चौक डस्टर या मार्कर बोर्ड कुछ है नहीं। तो भाई इस सिचुएशन में आपका काफी टाइम खराब हो रहा है, तो क्या करना चाहिए स्कूल वाले को, आप ही के पास ही एक बॉक्स रख देना चाहिए, उसके अंदर चौक डस्टर या मार्कर रख देना चाहिए, ताकि आपको बार बार बाहर ना जाना पड़े, टाइम आपका खराब ना हो। So motion study, this study is conducted to determine the productive and unproductive movements. Cutting down the unproductive and wasteful movement to conduct motion study, Taylor suggested to observe an average worker when he is performing the job, note down all the movement he is doing, how many times he is getting up from his place, है ना, देखो कितनी बार अपनी जगह से उठ के जा रहा है ना, और ऐसे 100 एम्प्लॉयज के साथ करो, और फिर सारे मूवमेंट नोट डाउन करने के बाद डिसाइड करो कि किस कौन से मूवमेंट अच्छे हैं वो प्रोडक्टिव मूवमेंट है, कौन से अच्छे नहीं है वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट करने के लिए पॉलिसी या रूल बना लो। फोर्थ है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का वायलेशन है, वहां कहता है भेदभाव मत करो, यहां भेदभाव करते हैं। कुछ ऐसे वर्कर होते हैं, मेरी बात समझना, ये है मान लो राम
और ये है श्याम। श्याम टाइम पास करता है और राम जो है मेहनत करता है, दोनों को बराबर बराबर सैलरी मिलती है। तो भाई जब इसको पता चलेगा ना तो ये बोलेगा यार तो मैं तो पागल हूँ, मैं भी उतनी मेहनत करता हूँ, ये बिल्कुल मेहनत नहीं करता और मेरे को मेरे जितनी सैलरी उठाता है, तो ये भी काम करना छोड़ देगा। ये प्रॉब्लम आ जाती है जब कोई वर्कर काम अच्छे से नहीं कर रहा है, उसको भी आप उतना ही पे कर रहे हो। तो टेलर ने बोला डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, जो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको उतना हायर रेट से हम वेज देंगे। ये प्रोडक्शन कम करेगा, सैलरी इसकी कम आएगी, ये प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, सैलरी इसकी ज्यादा आएगी, तो ये इसको देखेगा भैया ये तो ज्यादा सैलरी ले, डबल सैलरी ले रहा है मेरे से, तो ये भी काम करना चालू कर देगा और दोनों का फायदा होगा। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर? टेलर ने कहा डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। अगर ये 100 पीस तक बनाएगा तो इसको पर यूनिट 2 रुपए मिलेगा, 200 रुपए। लेकिन अगर ये 150 यूनिट्स बनाएगा तो पर यूनिट 2 की जगह हायर रेट 3 मिलेगा, 450 रुपए। तो जब इसको ज्यादा पैसे मिलेंगे ना तो ऑब्वियसली क्लास वो भी अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगा। इसको 200 मिल रहा है और इसको 50 यूनिट ज्यादा बनाने पे इसको कितना मिल रहा है? 450। This is called differential piece phase rate system. Taylor was of opinion that there should be differentiation between efficient और inefficient. ये inefficient worker है, ये efficient worker, इसको ज्यादा पैसे देंगे, efficient worker को reward करना चाहिए. So for this he introduced the differential piece wage rate payment for those who perform above the standard and those who perform below standard. तो जो standard से कम perform करेगा उसको कम rate से wage मिलेगा, standard से ज्यादा perform करोगे तो ज्यादा rate से wage मिलेगा. Fair day work जो है वो wages per hour into number of hours per work per day. तो जो wages है उसको हम multiply कर देंगे नंबर ऑफ घंटे से। इसे 4 घंटे काम किया 4 घंटे का पैसा मिलेगा, इसने 5 घंटे काम किया तो 5 घंटे का पैसा मिलेगा। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। आखिरी जो है वह है मेंटल रेवोल्यूशन। ये टेक्निक है टेलर का, और जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड पढ़ा था ना वो टेलर का साइंटिफिक प्रिंसिपल था, और ये क्या है? टेक्निक। FW टेलर साहब कहते हैं कि जो नेगेटिव एटीट्यूड है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, उसको चेंज करने के लिए मेंटल रिवोल्यूशन होना चाहिए। यानी कि दोनों की जो दिमागी अवस्था है ना उसको हमें ठीक करना है। वर्कर को ज्यादा पैसे कमाने, तो वर्कर सोचे मैं ज्यादा काम करूंगा ज्यादा पैसे कमाऊंगा। कंपनी को ज्यादा मुनाफा चाहिए, सोचो ज्यादा वर्कर को पे करेंगे ज्यादा काम करेंगे ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। दिक्कत आ कहां रही है? वर्कर और मैनेजर दोनों के बीच का नेगेटिव एटीट्यूड खत्म करना ही क्या कहलाता है? मेंटल रिवॉल्यूशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक इज टू चेंज द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। जो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच का जो नेगेटिव एटीट्यूड है ना एक दूसरे के लिए, उसे खत्म करना है। देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, बोथ शुड बी रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ। ठीक है, ईच वन इज हर इंपॉर्टेंट है, important for this. Both had to change their thoughts for each other. This is known as mental. दोनों को एक दूसरे के बारे में नेगेटिव थॉट्स हटा के पॉजिटिव थॉट्स सोचना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल रेवोल्यूशन। ओके, नाउ लास्ट है डिफरेंस बिटवीन द टेलर और फ्यूल कंट्रीब्यूशन। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आपको याद भी हो जाएगा क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ ही लिया है। तो मैं टेलर की बात करूंगा, ये FW टेलर है, ये हेनरी फ्यूल है। कंसर्न की बात करें, टेलर टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स आर कंसर्न विद वर्कर एफिशिएंसी। टेलर ने जितनी भी बातें करी है, जितनी भी टेक्निक्स आपने पढ़ी है, वो वर्कर के लिए बात करता है, जबकि फ्यूल बात करता है मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट को कैसा बिहेव करना चाहिए, वो फ्यूल है। टेलर बात करता है वर्कर को कैसा बिहेव करना चाहिए। इसके प्रिंसिपल और टेक्निक वर्कर के लिए है और इसके प्रिंसिपल्स जो है वो मैनेजमेंट के लिए है। राइट, लेवल की बात करें, टेलर स्टार्ट क्योंकि वर्कर के लिए है तो लोएस्ट लेवल से शुरू करता है इसके अप्रोच, और फ्यूल मैनेजमेंट के लिए है तो ये हाईएस्ट लेवल से इसके अप्रोच को शुरू करता है। तो ये हो गया क्लास वर्कर, और ये मैनेजमेंट, वर्कर है तो लोएस्ट, मैनेजमेंट तो हाईएस्ट। एम्फेसिस, टेलर लेड ग्रेट क्लास एम्फेसिस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। टेलर बात करता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क की, वर्क का जो भी काम आप कर रहे हो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। फ्यूल लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन फंक्शंस ऑफ मैनेजर। ये मैनेजर कैसे काम करेगा उसके बारे में ध्यान देता है कि मैनेजर को कैसे करना चाहिए। लाइक भेदभाव नहीं करना चाहिए, अपने बारे में सोचना नहीं चाहिए, कंपनी के बारे में सोचना चाहिए, अच्छी सैलरी देनी चाहिए, है ना, सबको इन्फॉर्मेशन पास करना है। वो फोकस, टेलर मेन फोकस एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट। टेलर कहता है भी वेस्टफुल मूवमेंट को एलिमिनेट करो, किससे? ये आपका मोशन स्टडी से। सेविंग एनर्जी फॉर वर्कर्स, एनर्जी ऑफ वर्कर्स एंड इट फोर्सेस ऑन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो फोकसेस, ठीक है, इट फोकसेस, ठीक है, ये फोकस है ना, ये फोकसेस है, इट फोकसेस ऑन इंक्रीज, फोकस ऑन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अगर मैं बात करूं इसकी
fuel focus was on development of principles for better management. It focuses on improving overall अचीव स्टेशन. तो ये ओवरऑल अचीव स्टेशन की बात पे फोकस करता है और ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे फोकस करता है, क्योंकि ये वर्कर की बात करता है और ये ओवरऑल डेवलपमेंट मैनेजमेंट की बात करता है. मेजर कंट्रीब्यूशन, टेलर मेन कंट्रीब्यूशन वाज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्निक एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल. टेलर का जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्निक और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को डेवलप करना, जबकि फ्यूल का जो मेन कंट्रीब्यूशन है वाज डेवलपमेंट ऑफ 14 प्रिंसिपल. तो इन्होंने जो है वो 14 प्रिंसिपल्स पे डेवलप किया जनरल मैनेजमेंट, और इन्होंने किया साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो कि 4 थे और 5 साइंटिफिक टेक्निक्स. पर्सनालिटी, Taylor developed as a personality of scientist and become famous as a father of scientific. ये father of scientific management है, जबकि ये father of general management है. ठीक है, ये रिसर्चर है, प्रैक्टिशनर है, और ये फादर किसके? जनरल मैनेजमेंट के, और ये फादर है साइंटिफिक मैनेजमेंट के. यूनिटी ऑफ कमांड, डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल. टेलर कहते हैं भाई यूनिटी ऑफ कमांड एक बॉस की नहीं है, 8 उसको फॉलो नहीं करता, 8 बॉस को फॉलो करता है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं भैया बॉस एक ही होना चाहिए, ऑर्डर आपको एक ही बॉस से लेना चाहिए. एक्सप्रेशन, टेलर टेक्निक आर एक्सप्रेस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है, और ये क्या है क्लास? एक्सप्रेस जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. साइंटिफिक मैनेजमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज्ड सिचुएशन. ये स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में अप्लाई होता है, लेकिन ये एप्लीकेबल यूनिवर्सली. यानी हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल आपने पढ़े थे, वो आसान लगे होंगे क्योंकि वो हर जगह अप्लाई होता है. अपने घर में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, मंदिर में, प्लेग्राउंड में, हर जगह वो अप्लाई किया जाता है. तो ये दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन के डिफरेंस थे. किसी भी बेसिस पे आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है. सारे डिफरेंस आप सिंपल भाषा में इस तरीके से लर्न कर लीजिएगा. तो ये चैप्टर हमारा हो गया. आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया, और फाइनली हमने अपना सेकंड चैप्टर आज हमने खत्म कर दिया 4 पार्ट्स के अंदर. प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा इसको, आप 1 और 2 चैप्टर अच्छे से लर्न कर लेना, फिर मैं आपको तीसरा चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.